हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम राउल्ट का जो नियम है वो पढ़ने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो राउल्ट का जो नियम है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले मैंने विलियन वाला जो चैप्टर है इसके 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो राउल्ट का जो नियम है इसको समझने से पहले जो द्रव्य विलयन के जो वाष्प दाब है उसको हम समझते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ में वाष्पन की क्रिया पाई जाती है। जो भी द्रव्य पदार्थ होगा, चाहे कोई सा भी द्रव्य पदार्थ हो, उसमें वाष्पन की क्रिया होगी, यानी कि उसमें वाष्पन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि हम कोई भी द्रव्य को अगर खुले पात्र में हम डालेंगे तो ये जो द्रव्य है वाष्प बन के बाहर निकलेगा, और जो वाष्पन की क्रिया जैसे जैसे संपन्न होगी तो उस द्रव्य का जो आयतन है वो कम होने लगेगा। मतलब ये जो आयतन है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ से जो द्रव्य है वो बाहर की तरफ निकलेगा। और यदि हम उस द्रव्य को किसी बंद पात्र में ले लें, जैसे अब हम इस द्रव्य को किसी बंद पात्र में ले रहे हैं, और बंद पात्र में भी वाष्पन की क्रिया होगी, लेकिन वाष्पन की क्रिया एक निश्चित समय के लिए होगी, क्योंकि जब प्रारंभ में वाष्प बनने लगेगी तो ये जो वाष्प है वापिस द्रव में बदलने लगेगी। तो जो वाष्प है वो द्रव में वापिस चेंज होता है या बदलता है, उस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। तो जब वाष्पन की दर और संघनन की दर दोनों बराबर हो जाती है तो इन दोनों के बीच में, यानी कि द्रव्य और वाष्प के बीच में एक साम्य अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो एक निश्चित ताप पर जो साम्य अवस्था प्राप्त होती है, जिसमें वाष्प के जो कण हैं वो उस द्रव्य की सतह पर एक दाब लगाएंगे, उस दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। तो आपको ये वाष्प दाब की जो परिभाषा है वो आपको समझ में आएगी कि एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में जो द्रव्य, जो वाष्प के जो कण हैं वो उस द्रव्य की सतह पर जो दाब लगाते हैं उस दाब को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। तो वाष्प दाब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो अब हम राउल्ट का जो नियम है वो पढ़ते हैं। देखिए, राउल्ट का जो नियम है, इनमें जैसे हम किसी विलयन के अंदर विलायक और विलेय दोनों की जो प्रवृत्ति एक तो वाष्पशील हो सकती है, और एक जो विलेय हम डालते हैं वो अवाष्पशील होते हैं। तो दोनों के लिए राउल्ट का जो नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये जो राउल्ट जो है वो ये बताता है कि कोई भी वाष्पशील विलेय युक्त विलयन है ना, उनका जो प्रत्येक घटक का आंशिक जो दाब है उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा। ये राउल्ट का जो नियम है वो बताता है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं, यहां पर विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होंगे तो विलयन का वाष्प दाब दोनों घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यानी अगर विलेय और विलायक दोनों अगर वाष्पशील होते हैं तो उस विलयन का जो वाष्प दाब होगा ना, वो दोनों जो विलायक और विलेय इन दोनों का जो वाष्प दाब है इनका जो योग करेंगे हम, उस योग के बराबर होगा। जैसे हम ये माने कि जो विलयन का जो ये दाब है, विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं कि PS है, ठीक है। और जो विलेय है, विलेय का वाष्प दाब जैसे PA मान लेते हैं, और जो विलायक है उसका वाष्प दाब PB मान लेते हैं। तो ये जो विलयन का वाष्प दाब है ये विलेय और विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये बातें हम जानते हैं। अब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटकांशिक दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होगा। ये राउल्ट का नियम है। यानी कि जो वाष्पशील विलेय युक्त कोई विलयन है उसमें उस विलयन के अंदर जितने भी घटक हैं उसका जो आंशिक दाब है उस घटक के जो मोल अंश है उसके समानुपाती होता है। ये राउल्ट का जो नियम है ये बताता है। माना विलयन में 2 घटक हैं, एक तो A है और एक B है, और दोनों का जो वाष्प दाब है वो A वाले का PA है और B वाले का PB है, और उनके जो मोल अंश हैं वो XA और XB है। इस तरीके से इनके
मोलन्स हैं, यानी कि जो घटक ए और बी है और उसका जो वाष्प दाब है पी ए और पी बी है, पी ए और पी बी है, और उनके जो मोल अंश हैं वो एक्स ए और एक्स बी, ये मोल अंश है। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि जो मोल अंश हैं उनका योग हमेशा एक होता है, ये ध्यान रखना। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी, इसका जो मान है वो एक होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब राउल्ट का जो नियम है उसके अनुसार इसको देखें तो पी ए समानुपाती एक्स ए, ये राउल्ट के नियम के अनुसार है। और अगर समानुपाती का हम चिन्ह हटाते हैं तो P0A, ये एक स्थिरांक लगाते हैं। जो इसी प्रकार B वाले का देखिए, जो दूसरा घटक है B, उसका वाष्प दाब है PA और उसका मोल अंश है XB। तो ये परस्पर समानुपाती होते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार। यहां पर भी अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमने क्या लगाया, P0B, ये समानुपाती की स्थिरांक है जो शुद्ध अवस्था के अंदर है। उस जो घटक है बी वाला घटक है उसका वाष्प दाब है। क्योंकि कोई भी जो विलयन होगा उसके अंदर जैसे दो घटक हैं, ये कोई विलयन है और इसमें दो घटक हैं, एक तो ए है और एक बी है, ये दो घटक हैं, दोनों इसमें विलय हैं। तो ये दोनों ही इस के ऊपर दाब लगाएंगे, वाष्प दाब लगाएंगे। तो अगर ए का एकला हम दाब लें तो वो तो उसका वाष्प दाब होगा केवल P0 होगा, ए वाले का P0A होगा और बी वाले का होगा P0B। इस तरीके से ये तो क्या है, इनका शुद्ध अवस्था में दाब है। लेकिन ए और बी का अगर इस विलयन के ऊपर देखें तो वो आंशिक दाब कहलाएगा। जो इसका ए वाला जो घटक है उसका PA होगा और बी वाला है उसका PB होगा। इस तरीके से ये आंशिक वाष्प दाब है। तो इस तरीके से इसको हम राउल्ट के नियम के अनुसार इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए, अब माना कि विलयन का वाष्प दाब P है, उस विलयन का वाष्प दाब P है तो P बराबर क्या आ जाएगा, PA प्लस PB, जो हमने प्रारंभ में देखा था, दोनों का योग के बराबर होगा विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम PS माना था। यहां पर जो समीकरण 1 और 2 था, इधर समीकरण 1 और 2, ये जो समीकरण 1, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। इन दोनों से हम उसके अंदर मान रखेंगे, समीकरण के अंदर ये जो समीकरण इसमें मान रखेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, P0A XA प्लस P0B XB, इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब उस विलयन के अंदर जो सभी घटक हैं उनका जो मोलंश है, उनका योग है वो एक होता है, जो मैंने आपको बताया था। तो XA प्लस XB का मान क्या होगा, एक होगा। अगर हम XA का मान निकालना चाहें तो जो B है यहाँ प्लस में है तो इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो XA बराबर क्या आ जाएगा, -1 माइनस XB। इस तरीके से इसका मान आया। अब जो समीकरण 3 है, अभी ये जो समीकरण 3 है हमारे पास, इस समीकरण 3 से देखिए, ये जो समीकरण है ये समीकरण 3 है। इस समीकरण से देखिए PA बराबर P0A, यानी कि हम जो XA का जो मान है वो मान इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहां पर जो XA है समीकरण 3 में, यहां देखिए ये XA है तो इसमें ये जो मान रख दिया इस यहां से, तो 1 माइनस XB प्लस P0B XB। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। अब आगे देखिए, आगे इसको हल करते हैं तो देखिए PA बराबर ये मान रख लिया हमने। अब P बराबर क्या जाएगा, P0A प्लस XB और PB0 P0B और P0A। इस समीकरण को हमने इस तरीके से खोल लिया है, मतलब एक को इससे गुणा किया हमने और फिर XB को इससे गुणा किया हमने, तो यहां पर तो P0A आ गया और इसको इससे गुणा किया तो माइनस का क्या जाएगा, P0A XB आ जाएगा। फिर ये P0B और XB यहां पर है, तो यहां पर जो मान आया है उसमें से हमने कॉमन निकाले XB, क्योंकि इसको हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, P0A माइनस, इसको इससे गुणा किया तो माइनस क्या आ गया, P0A और XB और प्लस क्या है, P0B XB। इस तरीके से ये आया। तो अब इन दोनों के अंदर कॉमन निकला XB, तो XB हमने कॉमन निकाल लिया। तो जो पहले P0 है ना, P0B, इसको हमने पहले ले लिया है और फिर माइनस लगा के हमने क्या लिया, P0A। इसको इस तरीके से हमने ये लिख दिया क्योंकि ये माइनस का था। तो इस तरीके से इसको हमने लिखा है। अब आगे देखिए,
हमारे पास जो ये मान आया है, इस मान को ध्यान से देखिए। यहां पर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, t बराबर P0A और XB और P0B माइनस P0A, ये हमारे पास आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अतः विलयन का कुल दाब P किसी एक घटक के मोलंस XA या XB का रेखीय फलन होता है। तो ये रेखीय फलन है। अगर हम इसका ग्राफ द्वारा इसको प्रदर्शित करें तो ग्राफ इस तरीके से हमारे पास आएगा। ये जो एक्स एक्स है, यहाँ पर मोलंस लिख दिया हमने और यहाँ पर वाष्प दाब लिख दिया, तो एक सीधी रेखा में प्राप्त होती है। यह है इसके लिए ग्राफ। अब इसके बाद में हमारे पास दूसरा जो टॉपिक आता है जिसमें अवाष्पशील विलेय हो, यानी कि जो विलेय है वो अवाष्पशील हो, जो वाष्प में न बदले। उस विलयन के लिए हम राउल्ट का नियम का प्रयोग करें तो देखो, इस प्रकार के विलयन में विलेय के अवाष्पशील और विलाय के वाष्पशील, यानी कि अवाष्पशील विलेय होगा और जो विलायक होगा वो वाष्पशील होगा। तो देखो, राउल्ट का जो नियम है उसके अनुसार अवाष्पशील जो विलेय है तो वो तो वाष्प में बदलेगा नहीं, तो वाष्प दाब किसके द्वारा लगेगा? जो विलायक है उसके द्वारा वाष्प दाब लगेगा। तो अवाष्पशील युक्त विलेय का जो वाष्प दाब है वो केवल विलाय के मोलंस के समानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलाय के वाष्प दाब के बराबर होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है कि जो एक माना कि विलेय B है और विलायक A है, ऐसा हमने मान लिया है। तो विलयन का जो वाष्प दाब किसके बराबर होगा? P बराबर PA के, यानी कि जो विलायक है उसके वाष्प दाब के बराबर ही होगा विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो आगे, अतः P बराबर P0A XA, हमने सीधा इसको कर लिया है। A है ये उस विलायक का दाब है और X है उस विलायक का मोलंस है। और हम ये भी जानते हैं XA प्लस XB बराबर 1 होता है। तो उसी तरीके से हमने XA का मान निकाला तो 1 माइनस XB। अब ये जो X का मान है वो हम इस समीकरण के अंदर रखते हैं। तो P बराबर P0A और यहां पर जो XA है उसका मान हमने ये रख दिया है। और इसको हम यदि हल करते हैं तो P0A माइनस P0A XB ये हमारे पास आएगा। अब इसमें यदि हम XB को इधर लेकर आते हैं, देखो इस पूरे मान को इधर लेकर आते हैं P की तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा। और ये जो P है उसको इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो P0A XB बराबर क्या आ जाएगा? P0A माइनस P, ये इस तरीके से आ जाएगा। और XB का मान हम निकालें तो XB को यहां रख लेंगे और P0A है वो इसके नीचे भाग में चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो XB का जो मान है वो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और आगे भी इसको देखो तो इस तरीके से इसको हल किया हुआ है पूरे को, तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो राउल्ट का जो नियम है इसके अनुसार निश्चितता पर विलेय के मोलंस वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। आपेक्षिक अवनमन है, इसमें हम अनुसंख्यक जो गुणधर्म है उनके अंदर और पढ़ेंगे। आपेक्षिक अवनमन है जो वाष्प दाब में जो कमी होती है उसको दर्शाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वाष्प दाब में अवनमन या कमी को हम ऐसे दर्शाते हैं और आपेक्षिक जो अवनमन है उसको इस तरीके से हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये राउल्ट का जो नियम है उसकी कुछ कमियां भी रही हैं, सीमाएं भी रही हैं। वो क्या क्या हैं वो देखिए। राउल्ट का जो नियम है ये जो तनु विलयन है, अति तनु विलयन है उन पर ही लागू होता है। ठीक है, जो आदर्श विलयन की बात कार्य करते हैं। एक तो ये कमी रही कि ये अति तनु विलयन पर ही लागू होगा और आदर्श जो विलयन है उन पर ही ये कार्य करता है या उनकी बात ही कार्य करता है। दूसरा है ये जो नियम है केवल उन विलयनों पर लागू होगा जिसमें वाष्पशील पदार्थ घुले हुए हो। यदि विलेय वाष्पशील हो तो इसकी वाष्प भी सतह पर विलाय की वाष्प में मिली होगी। अतः इससे P0 माइनस PS के मान में विचलन हो जाएगा। इसको जो विद्युत अपघट्य हैं उनके विलयन पर लागू बिल्कुल भी नहीं कर सकते। विद्युत अपघट्य विलयन कौन से होते हैं? जिनमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आयनों में टूट जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उनको हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं। और चौथी इसकी सीमा ये है कि ये केवल उन पदार्थों के विलयन पर भी लागू नहीं होता जो विलयन में सगुणित होते हैं। और वाष्प दाब के पांचवा है वाष्प दाब मापन के दौरान ताप करती स्थिर रहना
चाहिए, यानी कि जो वाष्प दाब का आप मापन करते हैं तो ताप स्थिर होना चाहिए। अगर क्योंकि ताप परिवर्तन होगा तो वाष्प दाब में भी परिवर्तन हो जाएगा, तो ये भी इसकी कमी है। अब देखो जो विलयन है, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है। देखिए यदि ये जो सभी तापों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का निश्चित रूप से पालन करते हैं, वो विलयन क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। यदि विलयन के दो घटक हैं ए और बी, तो ए का मान ये और जो बी का मान है वो ये, और पी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है आदर्श विलयनों के लिए। अब आदर्श जो विलयन है उनके कुछ गुण हैं, देखो क्या क्या गुण हैं आदर्श जो विलयन है उसके गुण। इन्हें सभी तापमानों और सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए, वो विलयन क्या होंगे, आदर्श विलयन होंगे। और जब घटकों को मिलाते हैं तो अंतःक्रिया बल के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है विलयन में उपस्थित दोनों घटकों की संरचना और द्रवणता समरूप होनी चाहिए। और चौथा है मिलाने पर आयतन में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जब हम विलय के अंदर विलय मिलाते हैं तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये है वी मिलाने पर 0 या वी विलायक प्लस वी विलय और विलयन, यानी कि मिलाने से पहले और मिलाने से बाद में, यानी विलय और विलायक मतलब विलायक में विलय को होने से पहले और बाद दोनों का आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पांचवा है एंथैल्पी में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंथैल्पी शून्य होनी चाहिए, अर्थात डेल्टा एच बराबर 0 होना चाहिए मिलाने के बाद में भी। तो इस तरीके से ये आदर्श विलयन है। अब आदर्श विलयन के कुछ उदाहरण हैं, वो उदाहरण देख लीजिए। एक तो बेंजीन और टालविन, ये आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, ये भी आदर्श विलयन के उदाहरण हैं। इसके अलावा आदर्श विलयन के हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम क्लोरोबेंजीन और क्लोरोब्रोमाइड ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे एथेनॉल और मेथेनॉल, इनका मिश्रण ले सकते हैं, या C2H4Cl2 और C2H4Br2 ये ले सकते हैं, C4H9Cl और C4H9Br, ये सारे के सारे आदर्श विलयन हैं। अब इसके बाद में अनादर्श विलयन हम पढ़ेंगे। अनादर्श विलयन जो राउल्ट का नियम है उसकी पालना नहीं करेगा। ठीक है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात पीए इन दोनों के बराबर नहीं होगा और पीबी इनके बराबर नहीं होगा। दूसरा है ए और बी अंतःक्रिया, ए अंतःक्रिया और बीबी अंतःक्रिया से भिन्न होती है, यानी कि जो ए और बी अगर अंतःक्रिया करते हैं वो ए अंतःक्रिया करते हैं तो इनसे ये अलग होगी, और बीबी है इससे भी अलग होगी, यानी कि सब में जो अंतःक्रिया होगी समान होनी चाहिए लेकिन इनमें अलग होती है। और दो घटकों को मिलाने पर आयतन में परिवर्तन होगा, जैसे डेल आयतन बराबर जो शून्य है इसके बराबर नहीं होगा। और दो घटकों को मिलाने पर एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा, मतलब जो डेल्टा एच है इसका मिश्रण यानी कि मिलाने के बाद में शून्य नहीं होगा, इसमें बदलाव होगा। इसके अलावा देखिए देखो जो अनादर्श विलयन है उसके हम कुछ उदाहरण भी हम लिख सकते हैं अनादर्श विलयन के। जैसे उदाहरण देखिए अनादर्श विलयन के, जैसे एक तो हम C2H5OH और एसीटोन यानी एथेनॉल और एसीटोन लेते हैं तो ये अनादर्श विलयन है। और जल और मेथेनॉल ये भी अनादर्श विलयन है। और इसके अलावा हम साइक्लोहेक्सेन और एथेनॉल लें, ये भी अनादर्श है। एसीटोन और ईथर लें, अनादर्श है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म लें, ये भी अनादर्श का उदाहरण है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण ये भी अनादर्श है। और CH2 और एसीटोन ये अनादर्श है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन ये भी क्या है, अनादर्श विलयन का उदाहरण है। और
एथेनॉल और जल, इसका मिश्रण भी अनादरस विलयन है। अब इसके बाद में जो हम अगले जो वीडियो है उसके अंदर विलयनों के जो अणुसंख्यिक गुणधर्म है, अणुसंख्यिक गुणधर्मों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।